गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनोज सर। आज हम लोग लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा नीति दी थी, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड मैकाले, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे कि ये जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी ये किस तरह से अंग्रेजी के प्रति सबसे प्रबल और सबसे ज़्यादा बल देने वाली शिक्षा नीति मानी जाती है। केवल अंग्रेजी के ही प्रति नहीं, बल्कि ये शिक्षा नीति उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को भी आपस में विभेद करता था। यानी कि केवल यहाँ पर ये मैकाले की शिक्षा नीति उच्च वर्ग विशेष के प्रावधान को लेकर चलता था। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये हमारे मैकाले की शिक्षा नीति क्या है। चलिए, चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमारे जो भी वीडियो हम लोग चैनल पे डालें वह तत्काल आपको मिल जाए। हमारी जितनी भी वीडियो हैं सब शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बनाई जा रही हैं, स्पेशली बीटीसी यानी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर हो या आपका सेकंड सेमेस्टर हो, जो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में जो आने की उम्मीद है कि ये परीक्षा में आ सकता है, परीक्षा विशेष को ध्यान में रखते हुए ही हमने इस तरह की वीडियो बनाई है। चलिए हम शुरू करते हैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835। देखिए, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835, यानी कि हम सबसे पहले बात कर लें सन 1834 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति के प्रथम विधि सदस्य के रूप में, यानी 1834 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति के प्रथम विधि सदस्य के रूप में टीबी मैकाले भारत आया था और उन्हें इस समिति का एक सदस्य नामित किया गया था कि आप इस समिति के सदस्य होंगे और आपको स्पेशली चार्टर एक्ट 1813 का जो एक चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट 1813 की धारा 43 पर विचार विमर्श यानी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही गई थी कि 1813 की चार्टर एक्ट की धारा 43 जो कहता है, यानी जिस तरह के उसमें उल्लेख हैं, उस पर विशेष रिपोर्ट देने की बात कही गई इनसे कि आप इस पर विशेष रिपोर्ट दीजिए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट, यानी अब देखिए जो रिपोर्ट सौंपी थी उस रिपोर्ट में इन्होंने अंग्रेजी भाषा पर बल दिया था, सबसे ज्यादा बल दिया था, यानी इसको अपनी बलवती भाषा के रूप में माना कि जो अंग्रेजी की भाषाएं होंगी एक बलवती भाषा, हमारी एक बलवती भाषा है, हम इसी अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से हर क्रियाकलाप संचालित करेंगे। तो अंग्रेजी भाषा पर विशेष बल दिया इन्होंने। इसके बाद अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बेंटिक को सौंपा, यानी 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपनी 1813 की चार्टर एक्ट की जो धारा 43 पर रिपोर्ट देने की प्रक्रियाएं थी वह लॉर्ड बेंटिक को सौंपा, यानी भेजा। अब देखिए उस रिपोर्ट में कहा क्या गया, जब चूंकि जो ये रिपोर्ट सौंपा गया था, इसी रिपोर्ट के अनुसार, यानी हम इसी रिपोर्ट को एक मैकाले का विवरण पत्र भी कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये मैकाले का एक विवरण पत्र है। ठीक है, मैकाले के विवरण पत्र के नाम से भी जाना जाता था। इस मैकाले के विवरण पत्र यानी 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया था? सबसे पहले कहा था कि शिक्षा का विकास, यानी शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुशंसा की गई कि शिक्षा के विकास पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, लेकिन ये 1 लाख रुपए खर्च करने का जो अधिकार है वह गवर्नर जनरल के पास होगा। पूर्ण रूप से वह फ्री होगा, स्वतंत्र होगा कि वह 1 लाख रुपए खर्च करे या ना करे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पहला पॉइंट आता है, यानी जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं, परीक्षा में अक्सर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का जो रिपोर्ट था वह रिपोर्ट क्या कहता है, या 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो यही इसकी बिंदु है कि पहला है शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख रुपए खर्च करना, वो भी जो गवर्नर जनरल है वह पूर्ण रूप से फ्री होकर करेगा। दूसरी बात है साहित्य शब्द, चूंकि
13 में यानी जो चार्टर एक्ट में साहित्य शब्द का प्रयोग किया गया था, साहित्य शब्द, वह साहित्य शब्द क्या है? यानी साहित्य शब्द से अभिप्राय केवल अरबी, फारसी या संस्कृत साहित्य ही नहीं है, बल्कि अंग्रेजी साहित्य को भी रखा इन्होंने, कि हम केवल अरबी, फारसी या संस्कृत को ही साहित्य शब्द नहीं कहेंगे, बल्कि अंग्रेजी को भी साहित्य शब्द कहेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। ये तो आप लोगों ने सभी ने देखा, शुरू से ही इन्होंने अपनी भाषाओं पर बल दिया। यानी इनका मानना था कि जो हमारी यानी शिक्षा का जो माध्यम होगा वह भारतीयों की उनकी मातृभाषा, चूंकि उसके पहले मातृभाषा में बल दिया गया था कि भारतीयों के लिए जो शिक्षा का प्रावधान होगा वह उनकी मातृभाषाओं में होगा, लेकिन इन्होंने मातृभाषा को हटाकर अंग्रेजी को रख दिया कि अब जो भी शिक्षा भारतीयों के हित हेतु दी जाएगी वह उसकी भाषाएं जो होंगी वह अंग्रेजी होंगी। ठीक है। दूसरा यानी अगला पॉइंट 4 क्या कहता है? 4 कि भारतीय विद्वान, यानी हम अभी तक जो भी संबोधन देते थे वह देते थे कि भारतीय विद्वान से अभिप्राय क्या है। बता रहा ना कि भारतीय विद्वान जो होते हैं हमारे, अब वो भारतीय विद्वान ने, इन्होंने कहा कि भारतीय विद्वान से अभिप्राय केवल संस्कृत के जो पंडित हैं उनको ना लें हम, या केवल जो उर्दू के मौलवी मौलाना हैं हम उनको ही भारतीय विद्वान नहीं मानेंगे, बल्कि जो अंग्रेजी के जानकार होंगे उनको भी हम भारतीय विद्वान कहेंगे। अर्थात सब घुमाकर इनका विशेष बल जो था वह अंग्रेजी पर ही था। अंग्रेजी को ही इन्होंने एक प्रमुख भाषा के रूप में बनाना चाहते थे। इसीलिए सब कुछ, हर भाषाओं में, हर साहित्य में इन्होंने अंग्रेजी शब्द का विशेष स्थान दिया, यानी अंग्रेजी भाषा का विशेष स्थान दिया। अब देखिए, ये जो लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र, जिसे जो प्रचलित था इनका, वह भारतीय शिक्षा व साहित्य की तरह से साहित्य का एक पूरी खंडन करता है। समझ रहे हैं बात को? यानी जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का विवरण पत्र है वह भारतीय साहित्य को पूर्ण रूप से खंडित कर देता है, पूर्ण रूप से तोड़ देता है, पूर्ण रूप से अलग कर देता है। यानी इनका मानना है, यानी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का मानना है कि अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान की शिक्षा प्रबल अनुशंसा हो। हम, यानी लॉर्ड मैकाले ने कहा कि जो हम भाषाओं का ज्ञान देते हैं भारतीयों के लिए, अभी तक तो हम उनकी मातृभाषाओं में देते थे, हिंदी में देते थे, उर्दू में देते थे, फारसी में देते थे। अब वह सब नहीं, बल्कि अंग्रेजी के माध्यम से हम पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान पर बल दें। अब देखिए, इन्होंने इसका भारतीय भाषाओं और भारतीय साहित्यों का खंडन किया था। फिर इन्होंने क्या कहा कि संस्कृत, अरबी तथा फारसी साहित्य को एक बेकार, गंवारू, या हम इसको कहें कि ज्ञान से विहीन भाषा माना, है ना। जो हमारी भाषाएं थी उसको इन्होंने एक बेकार की भाषा माना, एक गंवारू भाषा माना, एक ज्ञान से हीन, वैज्ञानिक ज्ञान से हीन भाषा के रूप में माना, जिसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। इससे हम, यानी भारतीय का उत्थान नहीं हो सकता। इन्होंने फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा को प्रमुख माना और उसकी तुलना करते हुए इन्होंने क्या कहा कि फ्रेंच व अंग्रेजी भाषा के साहित्य को सर्वोच्च बताया, और बताते हुए कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य। ध्यान से सुनिएगा, ये कोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। कोटेशन को आप ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनिए नहीं बल्कि आप पेपर और कलम, यानी कॉपी और कलम ले लीजिए और आप खंडसा नोट करते जाइए जो मेन पॉइंटें हैं। यदि आप मेन पॉइंट नोट करते जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा परीक्षा में लिखना, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, अपने फ्रेंच यानी अंग्रेजी भाषाओं पर बल देते हुए इन्होंने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है। सोच लीजिए कि हमारे जितने भी ज्ञान हैं, हमारे भारतीयों के पास जितने भी ज्ञान हैं वह सब कम है, उससे ज्यादा ज्ञान तो अंग्रेजी, यानी जो इनकी अलमारी, यानी पुस्तकालय की अलमारी है उसको बताया इन्होंने, उसको इन्होंने सबसे प्रमुख मान लिया।
ठीक है। इस प्रकार इन्होंने अपनी भाषाओं पर विशेष बल दिया। इसके बाद देखिए और भी क्या कहते हैं ये, यदि इन्होंने अपने अंग्रेजी भाषाओं के रूप में कहा, इन्होंने एक मैकाले ने तर्क दिया शिक्षा के समर्थन में। यानी अब देखिए चूंकि ये तो भाषाओं पर विशेष बल दिया, इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि हमारे पास यानी इतने संसाधन नहीं है, कंपनी के पास इतने संसाधन नहीं है, सरकार के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतने संसाधन या साधन नहीं है कि हम हर भारतीयों को शिक्षा दे सकें। तो उसके लिए इन्होंने एक प्रावधान किया कि केवल उच्च वर्ग को शिक्षा दिया जाए, यानी उच्च वर्ग की शिक्षा का समर्थन किया इन्होंने कि उच्च वर्ग की शिक्षा दी जाए। अब उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए इन्होंने क्या व्यवस्था किया, इन्होंने कहा कि अपने सीमित साधन में हमारे लिए यह असंभव है कि हम जन सामान्य को शिक्षा देने का प्रयास करें। उससे बेहतर है कि हम केवल वर्ग विशेष को शिक्षा दें। इसी वर्ग विशेष को शिक्षा देने के लिए इन्होंने एक निस्यंदन सिद्धांत को लागू किया, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, जिसको हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी कहते हैं, निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं या छनन का सिद्धांत कहते हैं। ये छनन का सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत जो होगा हमारे अगले वीडियो में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आपका, हमेशा ये परीक्षाओं में आता है कि निस्यंदन सिद्धांत क्या है। तब तक के लिए आप इसको नोट करते जाइए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।